हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कंपोज और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो 1% भी यूजफुल लगा हो तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम यूनिट 3 कवर करने वाले हैं, गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस का, जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बेसिस पर ही है। और इसका हमेशा यही क्वेश्चन आता होता है कि या तो शॉर्ट नोट आ जाता है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट अट्रैक्शन पर इंटरेक्शन पर एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, या फिर इसी कोई लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या ग्रीन गवर्नेंस पे आता है। ये दो ही क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं। तो हम आज ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, और इन एक्सचेंज इन्वायरमेंट उसको कैसे परसीव करता है, वो उसको कैसे उस पर रिएक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट के साथ बहुत तरीकों से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है, हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन रिटर्न इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सोइल इरोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स हो रहा है, सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ये सारा ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का ही रिजल्ट। So, human environment interaction refers to the ways human affect the environment and how the environment influences human life. मतलब in exchange वो कैसे act करता है। It show the connection between human activities and the natural world. This interaction can either harm or help the environment depending on how people use resources. की टर्म्स इन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, सबसे पहले होती है एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट मतलब होता है ह्यूमन इम्पैक्ट। दिस मीन्स चेंजेस टू द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन। ह्यूमंस है वो अपने अर्बनाइजेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ताकि बड़े बड़े अर्बन सिटीज बनाए जाए। अब अर्बन सिटीज बन रहे हैं तो इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होंगी, व्हीकल्स होंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप होगा, जिसके कारण बहुत पोल्यूशन होगा। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ये है, द इम्पैक्ट विच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन। देन इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करना है किसी चीज को, अभी खत्म नहीं करना है, उसको भी बचा के रखना है। सो सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि जो हमारे पास सभी रिसोर्सेज प्रेजेंट है ना, उनको इस तरह से यूज करना कि वो भी खत्म ना हो जाए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही हैं वो भी थोड़ा बहुत यूज कर सके। मतलब हमें इन्वायरमेंट को इतना भी डिप्लीट नहीं करना है कि कल को जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस सांस तक ना ले सके, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करना पड़े। अभी जैसे दिल्ली का केस था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, जैसे कि डीयू के बच्चे सभी अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मतलब दिल्ली में कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है ना। AQI 1000+ हो गया था, इवन रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी लिमिट है 500 AQI तक की, है ना। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। अगर आज ये हाल है, आज से 15-20 साल बाद कितना और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा अगर इसी पेस से बढ़ता रहा तो। क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन सस्टेन कर पाएंगे? जैसे कि हमें पता ही है कि ऐसा स्टेटिस्टिक्स बता रहे थे कि एक दिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वो 14 मतलब स्मोकिंग करने के बराबर है। राइट। तो दिस इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखना है, कि अभी वो खत्म ना हो जाए, अभी वो डिप्लीट ना हो जाए। उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, चाहे फिर वो इन्वायरमेंट है, चाहे फिर वो कोई मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज है। उसके बाद होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मिनरल्स है या फिर कोई रिसोर्सेज है, हम उसको किस बेस से यूज कर रहे हैं, एंड इन एक्सचेंज और इन कंपैरिजन टू अर्थ को कितना टाइम लगता है उनको बनाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयल है, कोयल हम बहुत ज्यादा ज्यादा पेस मतलब स्पीड से यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मीनिंग मेजर द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन यूज compared to the Earth's ability to regenerate those resources. Then is resource management. This involves controlling the use of natural resources like water, land, or forest to make sure they last long. Climate change. This refers to the long-term changes in temperature and weather condition, mostly caused by human activities like burning of fossil fuels. Key areas of human interaction is ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर हो रहा है
तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, HYV सीड्स के कारण वाटर यूज बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल जब सीड्स यूज होते थे तब इतना वाटर का क्वांटिटी यूज नहीं होता था। एग्रीकल्चर करने के लिए डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, तो ये इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड यूज हुए, जिससे सॉइल डिप्लीशन हो रहा है। उसके बाद अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन कहाँ हो रहा है, जहाँ पे ग्रीन स्पेसेस थे, जिसके कारण ग्रीन स्पेसेस लॉस हो रहे हैं। अब अर्बन स्पेसेस जहां बन रहा है वहां पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही है, जिसको कंक्रीट जंगल भी बोला जाता है। वहां पे क्या हो रहा है, हीट आइलैंड बन रहा है। हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप सिटी में होते हो तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जब आप आउटसाइड ऑफ सिटी मूव कर रहे होते हैं, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि आप सिटी से अगर किसी विलेज की ओर जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ी ज्यादा ठंडक का एहसास होगा, विच मीन की टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम दी सिटी। सो दिस इज कॉल्ड हीट आइलैंड्स। मतलब जो सिटी है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है देन सराउंडिंग एरियाज, सो दिस इज कॉल्ड हीट आइलैंड्स। पॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली, अगर अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज बन रहा है तो पोल्यूशन तो होगा। एग्जाम्पल, जब न्यूयॉर्क में मुंबई सिटी थी, ये बहुत पुअर AQI जो है इनमें होता है ड्यू टू अर्बन ग्रोथ। दिल्ली का एग्जाम्पल हमारे सामने है। एनर्जी कंजम्पशन, अब एनर्जी कंजम्पशन होगा तो एयर पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइनाज रिलायंस ऑन कोल हैज कॉज severe एयर पोल्यूशन। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, राइट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का एग्जांपल क्या है, जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो लास्ट आई थिंक फ्रॉम 1990 टिल टुडे वो 17% जो है अमेजोन फॉरेस्ट का वो डिप्लीट हो चुका है, डिफोरेस्ट हो चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो लैंडफिल्स पर प्लास्टिक पोल्यूशन, ओशंस इसके एग्जांपल है। हर साल 8 मिलियन टन जो है सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है हमें मिलता है, कहाँ से, ओशियन से। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ। भी ये माना जा रहा है कि 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी by 2050, जिसके कारण से रिसोर्सेज पर और ज्यादा क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी एनवायरनमेंट की। देन इज क्लाइमेट चेंज। 97% ऑफ साइंटिस्ट एग्री दैट ह्यूमन एक्शन स्पेशली इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर ड्राइविंग ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। Deforestation, over 17% of Amazon forest has been destroyed in last 50 years, which has serious consequences for climate and biodiversity. वाटर सिटी, अबाउट 2 बिलियन पीपल के पास जो है पानी भी नहीं है पीने के लिए, दे डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एंड कंट्रीज लाइक इंडिया आर फेसिंग सिवियर वाटर शॉर्टेजेस। उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन, 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जो एंड अप इन ओशन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू मरीन लाइफ। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी क्या है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की, तो चाइना की अर्बनाइजेशन की और एयर पोल्यूशन की एग्जांपल दी गई है कि चाइना ने एक ऐसा प्रोसेस लेट किया जिसमें उन्होंने रैपिड अर्बनाइजेशन का जो है फिनोमिना बनाया, जिसकी वजह से बीजिंग जैसे सिटीज में बहुत ज्यादा सीवियर एयर पोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ, बर्निंग ऑफ कोल की वजह से, इंक्रीजिंग कार यूज की वजह से, जिसकी वजह से स्मोक हुआ, स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। In 2013, Beijing faced a smog crisis where the air quality was so bad that people could hardly see or breathe. China's urbanization and air pollution. China's rapid growth has caused severe air pollution in cities like Beijing. The burning of coal and increasing car use have led to smog that causes serious health problems. Then is the Great Barrier Reef. Coral Reef का नाम सुना है? Coral Reef जो है वो पानी में रहते होते हैं, वाटर मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो क्लीन वाटर में रहते होते हैं। अगर पानी में अगर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है या फिर अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो दे कांट सस्टेन। ओके, और ये सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाए जाते थे ऑस्ट्रेलिया के अराउंडिंग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सराउंडिंग में। लेकिन 1995 के आसपास आते आते क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हुआ कि जो कोरल ब्लीचिंग हुआ। कोरल ब्लीचिंग मतलब है कि कोरल रीफ्स जो थे वो बचे ही नहीं, बहुत कम अमाउंट में बचे। कोरल ब्लीचिंग होता है कि वो कलरफुल होते हैं, कोरल कोरल जो है वो कलरफुल होते हैं, लेकिन कोरल ब्लीचिंग मतलब है उन्होंने अपने आप को व्हाइट टर्न कर लिया और वो खत्म हो गए। So human activities such as overfishing and pollution have seriously harmed the Great Barrier Reef in Australia. Rising sea temperature due to climate change have caused coral bleaching. Half of the Great Barrier Reef has been lost due to coral bleaching since 1995. Then is deforestation in the Amazon.
तो ये हमने देख लिया कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है बहुत जल्दी से श्रिंक कर रहे हैं। 17% जो है लास्ट 15 ईयर में अमेजोन फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। और ब्राजील का ओवर 7500 स्क्वायर माइल्स ऑफ रेन फॉरेस्ट जस्ट 1 ईयर बिटवीन 2019 एंड 2020। तो इतने जल्दी से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हाउ गवर्नेंस हेल्प इन ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। अब गवर्नेंस, गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है। कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बनानी चाहिए। गवर्नमेंट्स कैन सेट रूल्स टू लिमिट पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड कंजर्व रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे के पास कार्बन टैक्स है, जिसका मतलब यह है कि जो जितना कार्बन एमिशन करेगा उसको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन, वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट आज तक हुए भी हैं और होने भी चाहिए, जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि हाँ हम इस प्रकार से जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज को डील करेंगे। एग्जाम्पल पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज वाज साइंड बाय नियरली एवरी कंट्री टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए हैं। देर आर टोटल 17 एसडीजीज, जिसमें से ज्यादातर एसडीज जो वो है क्लाइमेट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सस्टेन कैसे एनवायरनमेंट को सस्टेन रखा जा सकता है, सच एज क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, इनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। ओके हाँ, अब उनके ऑल्टरनेटिव भी क्या है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट तो ये हो रहा है, अब इसके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है। एग्रीकल्चर का क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। एनर्जी कंजम्पशन का क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी करनी चाहिए यूज। डिफोरेस्टेशन का क्या है, डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, रिफोरेस्टेशन करना चाहिए, सस्टेनेबल लॉगिंग करना चाहिए। अगर हमारे पास जगह की कमी है तो वर्टिकल फार्मिंग करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है, रिसाइकलिंग हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। A sustainable future human environment interaction is vital for understanding the impact we have on earth. By making smarter choices such as reducing pollution, conserving resources, and working together on a global scale, we can protect the environment for future generation. Okay, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन once said we cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them। जब हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जब हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तब हम जिस पर्सपेक्टिव से तब उसको डैमेज कर रहे हैं ना, अगर हम उसी पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं तो हम वो नहीं सोच सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, राइट। So by adopting sustainable practices and improving governance, we can create a better world where both human and environment thrive, right। सो इसी के साथ हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पढ़ लिया। ये एक पीवाई क्यू भी है। एक बार मैं जल्दी से फिर से एक रिकैप्चुलेशन करती हूँ कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन रेफर्स टू द वे ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन रेफर्स टू द वे human affect the environment and how the environment influences human life. It shows the connection between human activities and the natural world. These interactions can either harm or help the environment depending on how people use them. Then key terms क्या है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज से सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज इंपैक्ट कैसे करता है इन्वायरमेंट पे, और उसके बाद हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस कौन सी कर सकते हैं और एग्जाम्पल सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कुछ थे वो मैंने आपको बताया। देन केस स्टडीज हमने वेरियस पढ़ी हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट रेगुलेशंस लानी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड देन कंक्लूजन, दिस इज अबाउट अवर unit 3. Then there is a concept of green governance. Green governance refers to managing the environment in a way that promotes sustainability and protect natural resources while fostering economic growth and improving social life. So green governance का मतलब ये होता है कि environment को इस प्रकार से manage करके रखना कि वो सस्टेनेबल भी रहे, रिसोर्सेज भी प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर भी हो। In simple terms, it's about finding the right balance between protecting the environment, using resources wisely, and ensuring the well-being of people. Green governance involves government policies, business practices, and community involvement to ensure that human activities don't harm the planet. It focuses on promoting eco-friendly practices that help reduce pollution,
conserve natural resources and fight climate change. तो अभी ग्रीन गवर्नेंस का मतलब समझ आ गया होगा। उसके बाद की फीचर्स क्या ग्रीन गवर्नेंस के? सबसे पहला है सस्टेनेबिलिटी। अभी हमने पीछे से डिस्कस किया है कि फोकस ऑन मीटिंग्स टुडेज नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसका मतलब यही है कि हमें आज रिसोर्सेज उस प्रकार से यूज करना चाहिए कि कल को आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज का कोई किल्लत ना आना पड़े। किल्लत का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का कोई दिक्कत ना हो। Then is environmental protection. Green governance aims to reduce pollution, protect ecosystem, conserve water, air, and biodiversity, and ensure that natural resources are used responsibly. Climate action, taking steps to mitigate and adapt to climate change by reducing greenhouse gas emission and shifting to renewable source of energy like solar and wind. Inclusive participation in green governance, all sections of society, government, business, and citizens work together to make decisions that benefit the environment. That is, it requires the efforts of everyone. A single person can't change the environment. Then is transparency, that is clear, open decision making that involve public participation and ensure that government and business are held accountable for their action. So this is about green governance, and there are various steps taken in India for green governance, such as there are various environmental laws and regulations, such as the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, which aims to reducing air pollution. Forest Conservation Act 1980, protect forest from overexploitation. The Environmental Protection Act 1986, which provide a framework for protecting the environment. Then what is NAPCC? National Action Plan on Climate Change, which was launched in 2018. So this aims for conserving water, ensuring sustainable agriculture, reducing emissions, promoting renewable energy. So these were few of its aim. It also includes the National Solar Mission to boost solar energy use and National Water Mission to conserve water resources. Then is renewable energy push. India has set a target to reach 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 by focusing on solar, wind, and hydropower. This will reduce dependence on fossil fuel and help reduction pollution. So ये various schemes है, ठीक है। क्लीन इंडिया मिशन मतलब स्वच्छ भारत 2014 में हुआ था। तो ऐसे ऐसे वेरियस मिशन है, राइट। वेरियस चैलेंजेस भी है कि इंडिया डेवलपिंग स्टेज पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी भी है, ड्राउट फ्लडिंग बहुत इंस्टेंटली होता रहता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन हैबिटेट डिफोरेस्टेशन, वीगन इन्फोर्समेंट है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है, और जगह भी ज्यादा है, दैट इज ह्यूज लैंड मास। सो दिस इज then is conclusion for a bright future, for a green future. इंडिया में बहुत सारे स्कीम जो है वो बनाई गई, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्वच्छ भारत अभियान, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, एंड वी होप कि कुछ हालात बेहतर होंगे अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन सही से की जाएगी तो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन गवर्नेंस एंड ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। सो होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूनिट 3 अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने सभी को बोला था कि सभी बोल रहे थे कि वी वांट दिस पीडीएफ, वी वांट दिस पीडीएफ। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to text me, okay, and I will share its link to you, okay। सो थैंक यू सो मच। और टेक्स्ट करने के साथ साथ प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और हर वीडियो को लाइक करिएगा जो आप देख रहे हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून। और ये अभी आपका 3 यूनिट्स तो हो ही चुका है, तो फोर्थ और फिफ्थ कर लेंगे। देन आई विल अपलोड क्वेश्चन पेपर, previous year question paper with their answers also, okay। And I will also upload a complete 5 chapter video, okay। So wait till then and please hit the bell icon so that you can get notification when I will upload a video, and please subscribe to my channel. Thank you so much, bye, take care, all the best.